कौटिल्या बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इधर हम कई दिनों से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए हैं। एनसीईआरटी में हम क्लास 6 का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 11 पाठ पढ़ लिया है, यानी कि चैप्टर 11 तक पढ़ लिया है। अब अगला आता है चैप्टर 12। तो चलिए हम चैप्टर 12 पढ़ते हैं। चैप्टर 12 में क्या है? विद्युत तथा परिपथ। ठीक, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, परिपथ ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसी के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं आगे। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। सभी लोगों के घरों में लाइट तो यूज होती ही होगी, है ना। विद्युत का सभी घरों में लगभग में प्रयोग होता ही है ना। अगर आपको रात में लाइट जलाना है तो भी विद्युत की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट चार्ज वगैरह करना है, चलाना है तो भी। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा ज़मीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, आप सोच करके और आपको अपनी नोट्स में लिखना है कि ऐसे और भी कौन ढेर सारे हम कार्य करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, टेलीविज़न चलाना हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलाना हो गया। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? बिल्कुल, मैंने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाया भी कि दिन में क्या होता है, सूर्य हमें रोशनी देती है, लेकिन रात में हमें ऐसी वस्तुएं खुद व्यवस्थित करनी होती हैं जिससे कि रात में प्रकाश रहे। जैसे कि बल्ब हो गया, मोमबत्ती, लैंप, ये सब खुद जला करके हम लोग प्रकाश को प्रज्वलित करते हैं ताकि प्रकाश रहे, अंधेरा ना रहे। ये सारी चीज़ें मैंने विधिवत अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, बताया है। सूरज छिपने के बाद विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता भी करती है। विद्युत की हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, यानी कि बिजली घर से क्या होता है, बिजली बनाया जाता है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध यानी कि उपलब्ध नहीं हो सकती है। यानी जैसे पहाड़ हो गए, पहाड़ों पर या फिर नदियों के किनारे, है ना, तो वहाँ सब विद्युत पहुँचाना बहुत ही मुश्किल होता है। बाकी आम शहरों में हो गया या गांव में, अब गांव में भी लगभग में बिजली हर घर में पहुँच गया है। यही कुछ महीने पहले या फिर पुरातन समय में विद्युत नाम मात्र था, यानी कि बहुत कम लोगों के यहाँ था। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच हम ऑन करते हैं तब वो प्रकाश देने लगता है। ठीक है, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? देखिए, टॉर्च आप लोग देखे ही होंगे, लगभग में हर घरों में होता होगा रात को जलाने के लिए। तो टॉर्च का जैसे हम स्विच ऑन करते हैं क्या होता है, जलने लगता है टॉर्च, और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं अपने आप बुझ जाता है। लेकिन ये जो टॉर्च में लाइट जलती है तो उसको कहाँ से विद्युत मिलता है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है विद्युत शेल। विद्युत शेल क्या होती है? टॉर्च के बल्ब को विद्युत शेल से मिलती है। अगर कहा जाए कि टॉर्च के बल्ब को विद्युत कहाँ से मिलती है तो किससे मिलती है? विद्युत शेल से मिलती है। आप लोग कभी भी टॉर्च को खोल करके देखे होंगे तो उसमें इस प्रकार का शेल आपको लगा हुआ दिखेगा, है ना। शेल जो घड़ी में भी लगता है, टॉर्च में भी लगता है, सारी चीज़ों में उस शेल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत शेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में भी किया जाता है। बहुत ढेर सारे जगहों पर इस शेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने विद्युत शेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने ये देखा होगा कि इसके एक और ये टोपी सिरा लगा हुआ होता है ना। एक सिरे पर क्या होता है, टोपी नुमा लगा हुआ होता है, और दूसरी ओर धातु की चक्र यहाँ पर नीचे बनी हुई होती है। और एक तरफ क्या होता है, ये प्लस सिरा, और दूसरी तरफ माइनस सिरा होता है, यानी कि ये धनात्मक होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, विद्युत शेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा और धातु की डिस्क क्या होती है, ऋणात्मक सिरा होती है। और इन्हीं दोनों के द्वारा
क्या है, विद्युत शेल के द्वारा उससे विद्युत उत्पन्न होती है। सभी विद्युत शेलों में दो सिरे होती हैं, जिनमें एक धनात्मक होता है जिसे टर्मिनल कहते हैं और दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। विद्युत शेल में संचित रासायनिक पदार्थों से शेल विद्युत उत्पन्न करता है। अगर पूछा जाए कि विद्युत शेल में जो विद्युत होता है किस रूप में संचित होता है, तो किस रूप में, रासायनिक पदार्थों के रूप में संचित होता है, जो कि फिर उसके बाद में वो विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर देता है। जब विद्युत शेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं तब विद्युत शेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, ये चेतावनी है ना। आपने ये सिंबल बहुत से जगहों पर बना हुआ देखा होगा, ऊपर खोपड़ी की आकृति और नीचे ऐसे क्रॉस टाइप में। इसका क्या मतलब होता है, आपने बहुत ढेर सारे जगहों पर देखा होगा। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों और अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह आपने देखा ही होगा। ये चिन्ह क्या दर्शाता है, विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो ये अत्यंत खतरनाक हो सकती है। विद्युत का तो उपयोग हो रहा है, लेकिन अगर आपको कहीं से भूल चूक हो गई या अनुचित प्रयोग आप करने लगे तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत उक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो गंभीर चोट और मृत्यु तक का भी कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी खेल खेल में बहुत भारी नुकसान हो जाता है, बहुत गंभीर चोट भी लग सकती है। ये भी याद रखिए कि शुबाय जनित्र यानी कि पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी खतरनाक होती है। जैसे एसी और डीसी दो प्रकार की करंट होती है। करंट जो होती है ये क्या होती है, एक एसी होती है और दूसरी डीसी। लेकिन जो डीसी करंट होती है ये एसी से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इन सब के बारे में हम लोग विधिवत आगे पढ़ेंगे भी। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही प्रयोग करना चाहिए। उस विद्युत शेल को एक नए विद्युत शेल से बदलना चाहिए। टार्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, देखिए आपने कभी टार्च के बल्ब को देखा है, कुछ इस प्रकार से टार्च का बल्ब होता है ना, ये बल्ब। और यहाँ पर क्या होता है, तंतु लगा हुआ होता है। ये तंतु यहाँ पर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। और ये जो होता है ये क्या होता है, टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल। ठीक, ये तो इसके बाहर का स्ट्रक्चर है और ये अंदर का स्ट्रक्चर पूरा दिखाया गया है कि किस प्रकार से है। चलिए आगे यहाँ पर क्रियाकलाप बताया गया है, क्रियाकलाप हम लोग देखते हैं। अगला क्या है क्रियाकलाप, एक टार्च लीजिए और उसके बल्ब के भीतर देखिए। कोई टार्च लीजिए और उस बल्ब, जो उसका बल्ब होता है उसके अंदर आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको चित्र में दिखाया है। उसी प्रकार से रहेगा उसका बल्ब। क्या आप कांच के बल्ब के मध्य का एक पतला तार देखते हैं? अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। जो बल्ब बना हुआ होता है ना, बल्ब में ये जो पतला तंतु यहाँ पर बना हुआ होता है, यही प्रकाशमान होता है। क्या होता है, यही प्रकाशमान होता है। अगर तंतु हटा देंगे तो क्या होगा, बल्ब कभी नहीं जलेगा, वो खराब हो जाएगा। जैसे कि चित्र अभी ऊपर दिखाया गया है, ये मोटे तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के कांचों से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा हुआ होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। ये जो दोनों टर्मिनल मैंने आपको अभी बताया था, इन दोनों टर्मिनल इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को ना छुएं। अगर एक दूसरे को छुएंगे तो क्या होगा, तुरंत ही बल्ब जल जाएगा अपने आप ही, है ना, ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। जो घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब लगे रहते हैं उसकी भी संरचना सेम ही होती है। इस प्रकार विद्युत शेल और विद्युत बल्ब दोनों में ही दो टर्मिनल होते हैं। इनमें दो टर्मिनल क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जो दो टर्मिनल है दो क्यों होते हैं? तो चलिए हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं।
ये देखिए कुछ चेतावनी दिया गया है। क्या दिया गया है? विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि ना मिलाएं। अगर दोनों टर्मिनल को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा? इससे बल्ब खराब हो सकता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा, है ना। जो घरों में सेल वगैरह आता होगा तो ये जो ऊपर एक है और नीचे का भाग है ना। अगर इन दोनों को आप लोग आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा? बहुत जल्दी इसकी सारी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी और ये बल्ब, ये जो सेल है ये ख़राब हो जाएगा। इस सेल में फिर कुछ नहीं बचेगा, ठीक। तो इसलिए इन दोनों टर्मिनल को आपस में हमें कभी नहीं मिलाना चाहिए। चलिए आगे, विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। जो विद्युत सेल है उससे हम कैसे बल्ब को जोड़ते हैं। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग सेल से बल्ब को जलाने का प्रयास करते हैं। आइए, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। तार तो आपने देखा ही होगा, घरों में भी यूज होता है, लगभग में सभी के घरों में, है ना। वही तार आपको लेना है। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावरित हो जाएगा। 2 तारों के अनावरित भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से जोड़िए। जिस प्रकार से यहाँ पर चित्र में ये दिखाया गया है, इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। देखो एक तार यहाँ नीचे टर्मिनल से, एक ऊपर से, और यहाँ पर ठीक है इसको रबड़ से बांध दिया गया है। 2 तार को किस में जोड़ा गया? सेल में जोड़ा गया। और 2 तार को किस में आप जोड़ेंगे? बल्ब में जोड़ेंगे, ठीक है। ये और फिर 2 तार को क्या किया गया है? ये बल्ब है, बल्ब में जोड़ा गया है, ठीक। दोनों टर्मिनल से बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। आप किसी रबड़ बैंड या किसी टेप का प्रयोग कर सकते हैं इन दोनों के तारों को जोड़ने के लिए। आप बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न भिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसे कि यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार से आप जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक। ये देखिए, ये दोनों तारों को आपस में जोड़ा गया है और फिर ये क्या किया गया? एक तार को जोड़ दिया गया और दूसरे तार को नहीं जोड़ा गया, तो क्या हुआ? बल्ब नहीं जल रहा है। अब यहाँ पर फिर नीचे तार को जोड़ दिया गया, ऊपर तार को नहीं जोड़ा गया, फिर नहीं जल रहा है बल्ब। यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर दोनों इसके बल्ब के दोनों तार को यक्के टर्मिनल से जोड़ दिया गया तो भी नहीं जलेगा। यहाँ पर भी वही काम किया गया तो भी नहीं जलेगा, ठीक। और यहाँ पर क्या किया गया है? दोनों तार को आपस में उलट करके किया गया तो भी जल रहा है, ठीक। यानी कि विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न अवस्थाएं अगर हम इस रूप में जोड़ेंगे तो हमारा बल्ब कभी नहीं जलेगा। इसलिए हमें हमेशा सही व्यवस्थित क्रम में ही जोड़ना चाहिए। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है, जैसे अभी मैंने नीचे चित्र में आपको बताया है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से भी करिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है, ठीक। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ही निष्कर्ष निकलता है कि हमें सेल और बल्ब को दोनों को आपस में सही तरीके से जोड़ना चाहिए। विद्युत सेल के टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को जो चित्र दिखाया गया इसमें दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पेंसिल में पहुंचाने को ऊपर उठाना पड़ता है, ठीक। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? अगला क्रियाकलाप देखना है। इसमें विद्युत सेल के टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पर 11.5 में ये देखना है। कौन सा चित्र? ये, ठीक। इस चित्र को आपको ध्यानपूर्वक जोड़ देखना है कि देखिए सेल है, सेल का यहाँ पर दोनों तार से जोड़ा गया है और बल्ब है, बल्ब को दोनों तार से यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर बल्ब पूर्ण रूप से जल रहा है, ठीक। कि इनकी व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनलों से आपस में जोड़ा गया है,
इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। ये जो व्यवस्था बनी हुई है, व्यवस्था क्या कहलाती है? विद्युत परिपथ कहलाती है। विद्युत परिपथ विद्युत शेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का प्रवाह करती है। ठीक, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो बल्ब जलेगा नहीं, यानी दीप्तमान नहीं होगा। किसी विद्युत परिपथ में दिए गए विद्युत धारा की दिशा विद्युत शेल के टर्मिनल से प्लस से माइनस की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत शेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और फिर ये बल्ब को दीप्तमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत शेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, तो ये बल्ब क्या होता है? फ्यूज होता है, यानी कि ये बल्ब खराब होता है। ठीक, यानी कि इसका तंतु जो होता है वो खराब हो जाता है। ये देखिए, यही है विद्युत परिपथ। ठीक, विद्युत परिपथ में यहाँ शेल से धारा आ रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से ये वापस में यही चक्र चल रहा है। ठीक, जिससे क्या होता है? लाइट जलती है, यानी कि कोई भी बल्ब जलता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना, यानी कि बल्ब का जो तंतु है वो भी टूट सकता है। विद्युत शेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाना, तब भी वो फ्यूज हो सकता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण ये दीप्तमान नहीं होता है। क्या आप यह बता सकते हैं कि जो भी मैंने ऊपर प्रयास किया, जो हम चित्र में भी दिखाएं, इस आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तमान क्यों नहीं होता है? अब हमें ज्ञात है कि विद्युत शेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तमान कैसे किया जाता है। अगर उसे हम सही दिशा में जोड़ेंगे, सही ढंग से, तभी बल्ब जलेगा। अगला फिर क्रियाकलाप दिया गया है। एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए और फिर 12.7 जो चित्र में नीचे दिखाया गया है उसके अनुसार एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर विद्युत लपेटिए। ठीक, ढांचे के चारों ओर क्या कर दीजिए? उसको लपेट दीजिए और तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत शेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दीजिए। अब बल्ब के आधार की नोक इसके टर्मिनल को विद्युत शेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तमान होता है? बिल्कुल, ठीक है। अब बल्ब को विद्युत शेल के टर्मिनल से हटाइए। जैसे ही हटा देंगे वैसे ही क्या होगा? वो बुझ जाएगा। क्या टॉर्च को ऑन व ऑफ करने के समान नहीं है? बिल्कुल है। जब तक आप दोनों टर्मिनल को तार को जोड़े रखेंगे तब तक क्या होगा? बल्ब जलेगा और जैसे ही हटा लेंगे वैसे ही जलना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑन और ऑफ हो रहा है। इसी प्रकार से स्विच काम करता है। उसको जैसे ही आप ऑन करेंगे जलने लगेगा और ऑफ करेंगे वैसे ही धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है विद्युत स्विच। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत शेल की नोक से स्पर्श कराते और हटाते हैं। ये एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। वो अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं, लेकिन ये कोई स्विच नहीं। इससे खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका हाथ में कहीं टच हुआ, ठीक है, या फिर कहीं सावधानी हट गई तो नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही सुविधाजनक नहीं है। इसके लिए हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो चलिए अगला यहाँ पर दिया गया है क्रियाकलाप। आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन, 2 तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर लगा दीजिए, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये सुनिश्चित करिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह से लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब विद्युत शेल बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 जो ऊपर दिखाया गया है उसके अनुसार जोड़ करके परिपथ को पूरा कर लीजिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है इस चित्र में। ठीक, ये विद्युत सहित स्विच परिपथ यहाँ पर दिखाया गया है। अब सुरक्षा पिन की ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अब भी जलता रहता है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप हटा देंगे क्या होगा? बल्ब जलना बुझ जाएगा।
जब सुरक्षा पिन दो ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वो दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं और जैसे ही हम हटा देते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है और इस तरीके से बल्ब बुझ जाता है। ठीक, तो ये देखिए ये दोनों यहाँ पर लगा हुआ है। अब जैसे ही इस पिन को आप ला करके यहाँ से मिलाएंगे वैसे ही क्या होगा, जल जाएगा और जैसे ही हटा देंगे वैसे ही बुझ जाएगा। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो दीप्तमान नहीं होता है। ठीक, यानी कि वो बल्ब ऑफ हो जाता है, यानी स्विच ऑफ हो जाता है, बल्ब नहीं जलता है। स्विच एक ऐसी सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को जलाने के लिए और अन्य सब युक्तियों को भी चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। यदि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। ठीक है, इसी सिद्धांत पर कार्य तो करते हैं लेकिन उस जटिल तरीके से उसको बनाया जाता है। अगला पॉइंट आता है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। कि विद्युत चालक क्या है, विद्युत रोधक क्या होते हैं। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किया था। ठीक, ये देखिए यहाँ पर टार्च का आंतरिक आरेख बना हुआ है। ये चलिए पूरा हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखिए टार्च की आंतरिक संरचना बनी हुई है ना। ये यहाँ पर स्विच लगा हुआ होता है जो इसको ऑन और ऑफ किया जाता है। यहाँ पर ये सेल लगा हुआ होता है। ठीक, ये प्लस माइनस, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं वैसे बल्ब जलने लगता है, ऑफ करते हैं बुझ जाता है। यहाँ पर परावर्तक लगा हुआ होता है ताकि ये लाइट को दूर भर में फैला सके, है ना। जब टार्च जलाते हैं तो देखते हैं जलता तो यही से ही एक छोटा सा बल्ब है लेकिन आगे जाकर के बहुत ढेर सारी रोशनी देता है, यानी कि चारों तरफ की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, चलिए इधर हम पढ़ते हैं। क्या पढ़े थे, विद्युत चालक और विद्युत रोधक। फिर मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का प्रयोग करते हैं। अब क्या होगा, अब क्या अब भी बल्ब जलेगा? बिल्कुल नहीं। सूती धागे का प्रयोग करके हम बल्ब को नहीं जला सकते हैं क्योंकि जो धागा होता है ये विद्युत का कुचालक होता है और जो तार है वो सुचालक है, यानी कि उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है लेकिन धागे में धारा नहीं प्रवाहित हो सकती है। चलिए अगला क्रियाकलाप यहाँ पर है। तो इसमें एक विद्युत धारा प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग हमें किया जाना चाहिए, आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को आप अलग कर लीजिए और ऐसा करने से आपको चित्र 12.12 ये के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे आपस में मिल जाएंगे और इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप ले आइए ताकि एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? बिल्कुल जल जाता है। ठीक, इस परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या नहीं। इस व्यवस्था में हम ऐसे ही पदार्थों को आपस में ला सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है ना। चालक परिपथ, अब ये इन दोनों तारों को मिलाएंगे, क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ पर अन्य पदार्थों को भी ला करके रख करके जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों तारों को आपस में मिलाया गया, ऐसे यहाँ पर चाबी को मिलाया गया तो भी जल गया। ऐसे ही अन्य चीज़ों को मिलाएंगे तो जो सुचालक होगा सिर्फ उसी से जलेगा और जो विद्युत के कुचालक होंगे उनसे नहीं जल सकते हैं। जैसे कि सिक्के, कांच, रबड़, चाबियाँ, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, तमाम चीज़ें आप वहाँ पर ला सकते हैं। ठीक, अब इसका आप लोग एक अलग से निरीक्षण कर सकते हैं कि किस किस से बल्ब जला और किस किस से बल्ब नहीं जला है। चालक परीक्षण के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। ध्यान रखें कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? हर बार नहीं जलेगा। सारणी 2.1 के समान अपनी नोटबुक में एक सारणी आप बना लीजिए और उसमें लिखिए कि किस किस से बल्ब जला, किस किस से नहीं। जैसे कि चाबी, तो चाबी से तो बल्ब बिल्कुल 100% श्योर है कि हाँ जलेगा। ठीक, क्योंकि ये जो है धातु की बनी हुई होती है और कुछ सुचालक होती है। रबड़ बिल्कुल नहीं, ठीक, इससे बल्ब नहीं जलता है। स्केल ये प्लास्टिक की बनी है, इससे भी नहीं जलता है।
माचिस की तीली लकड़ी की, इससे भी नहीं जलेगा। कांच की चूड़ी, इससे भी नहीं। ठीक, लोहे की कीली, हाँ इससे जल जाएगा। ठीक, क्योंकि ये भी सुचालक होते हैं। क्या आप क्या पाते हैं कि परीक्षण के लिए उपयोग में किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका अर्थ है कि पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देता है। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, जिसके कारण बल्ब जलता है। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक होते हैं। ठीक, वही क्या कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। विद्युत रोधक का मतलब विद्युत को रोक लेना और विद्युत चालक का मतलब विद्युत का प्रवाह करना। ठीक, तो विद्युत चालक से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, लेकिन विद्युत रोधक से बिल्कुल नहीं। जैसा कि 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। ऐसा भी मैंने सारणी यहाँ पर बनाया ना, तो अब इसमें आप लोगों को बताना है कि विद्युत चालक, तो चाबी तो विद्युत चालक हो गया, लोहे की कील भी विद्युत चालक हो गया, लेकिन बाकी सब क्या है, विद्युत रोधक है। क्योंकि रबड़ से भी नहीं जला, स्केल से भी नहीं जला, माचिस की तीली से भी नहीं जला। तो आपने इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक। अध्याय 4 के उन पदार्थों को स्मरण करिए जो चमकदार होते हैं किंतु वे विद्युत चालक होते हैं। ठीक, क्या वे विद्युत चालक होते हैं कि नहीं होते हैं, ये अध्याय 4 में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम या अन्य धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक, धातुओं का प्रयोग किया जाएगा तभी उसमें धारा प्रवाहित होगी। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु क्या आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है ना। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है, क्योंकि स्विच के 2 ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका मतलब कि वायु भी विद्युत रोधक है ना। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर मुझे स्विच बनाना है या विद्युत प्लग बनाना है या सॉकेट जो है बनाना है, तो ये सब क्या होता है, सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। लेकिन वही दूसरे तब विद्युत तार का प्लग के ऊपर का जो भाग होता है, स्विच और अन्य उपकरण के लिए जिसको हमें स्पर्श करना होता है, छूना होता है, वो भाग रबड़ के या फिर प्लास्टिक के या फिर ऐसे पदार्थों से बनाया जाता है जो विद्युत के कुचालक हों, जिससे हमें कोई भी हानि या कोई भी नुकसान ना पहुँचे, है ना। वरना पता चलेगा कि हमें कोई भी कार्य करना होगा तो उससे हमारा नुकसान ही हो जाएगा, हमें करंट ही मार देगा, लग ही जाएगा, तो है ना। तो ये सब समस्या होती है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों का बेहद ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे यहाँ पर प्रमुख शब्द दिए गए हैं। प्रमुख शब्द में बल्ब पढ़े, विद्युत चालक क्या होते हैं, विद्युत शेल क्या होते हैं, विद्युत परिपथ, तंतु, विद्युत रोधक, स्विच और टर्मिनल, ये सब अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है। देखिए यहाँ पर कुछ चेतावनी में दिया गया था। चेतावनी, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, जो हमारा शरीर है वो विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है। अगर विद्युत के संपर्क में थोड़ा सा भी आएगा तो तुरंत ही धारा प्रवाहित होने लगेगा। अतः विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक, इसलिए अगर कभी भी किसी को करंट लग जाए या किसी को भी करंट लगा हुआ है तो उसे हमें खुद अपने हाथों से नहीं छुड़ाना चाहिए। उसे किसी भी सूखी लकड़ी या किसी अन्य चीज़ों से, ऐसे चीज़ों से छुड़ाना चाहिए जो विद्युत के कुचालक हों, वरना फिर करंट हमें भी लग सकता है। चलिए यहाँ पर ये सारांश दिया गया है, सारांश पढ़ते हैं। विद्युत सेल विद्युत का एक बहुत स्रोत होता है। ठीक, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन यानी कि धनात्मक और दूसरा ऋण यानी ऋणात्मक। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा हुआ होता है। वो फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट की जो तार बनी होती है उसी से वो बल्ब जो है जलता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब जल उठता है यानी दीप्त उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत शेल और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए या फिर परिपथ को तोड़ने और पूरा
करने में किया जाता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत चालक कहलाते हैं, और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक कहलाते हैं। आगे यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिया गया है। तो देखिए अभ्यास प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है ना। वो एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? स्विच। अभी मैंने ऊपर ही बताया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा। एक विद्युत शेल में 2 टर्मिनल होते हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। ऐसे सही और गलत ये भी पढ़ करके आपको बताना है। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 व्याख्या करिए कि 12.13 जो चित्र में दिया गया है इसमें दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान हो रहा है, इसमें बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, इसका रीज़न क्या है। ठीक, तो ये सारे यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगले नए चैप्टर में नए दिन फिर हम कुछ नया लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।